हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर डाउट्स। जो डाउट्स आपने पर्सनली हमको भेजा था या फिर ग्रुप में भेजा था, वी विल डिस्कस ऑल दोज डाउट्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय सुहानी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए टीचर शुड कीप हिज वॉइस इन द क्लास। ठीक है, टीचर शुड कीप हिज वॉइस इन द क्लास, इज इट मॉडरेट, समटाइम्स लो, समटाइम्स हाई, loud so that everyone can hear clearly, or high enough to be heard by every student clearly? Okay, see, क्वेश्चन है कि शिक्षक को अपनी आवाज़ को किस तरह से रखना चाहिए, मॉडरेट, लो या लो, कभी कभी लो, कभी कभी हाई, लाउड या फिर हाई एनफ। तो बहुत सारे वेबसाइट्स में, इन मेनी वेबसाइट्स, इनफैक्ट इन ऑल वेबसाइट, द आंसर इज गिवन समटाइम्स हाई, sometime low. Okay, and in our book also that answer is given sometime high and sometime low. But if you remember, in a class I told that the teacher should speak in such a manner that every student should listen it clearly. मतलब मैंने बोला था आपको कि it should be high enough to be heard by every student clearly. Okay, हमको इतने आवाज़ रखना चाहिए ताकि हर एक बच्चा अच्छे से सुन सके आप जो बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन देयर इज अ थिंग हियर, वॉइस मॉड्यूलेशन। ओके, दैट इज नोन एज वॉइस मॉड्यूलेशन। सो बिकॉज ऑफ दैट वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको जब किसी चीज़ को ड्रामेटिकली समझाना होता है, व्हेन यू आर सपोज टू एक्सप्लेन समथिंग इन ड्रामेटिकल मैनर, देन एट दैट टाइम व्हाट यू डू to make the things more interesting, you use voice modulation। मतलब कभी कभी ज़्यादा आवाज़ कर लेते हो, and sometimes you speak in very low tone so that ये एक बच्चों को ड्रामेटिक लगे, and that's why the answer is given sometime high and sometime low. Clear? That's why in all the website answer is given sometime high and sometime low. But the thing should be the thing should be in your mind that the students should hear those things properly. But because the concept of voice modulation, the answer will be B. And this sometime low also, this does not mean that the student will not listen. So here sometime low means also that the students will able to listen that thing and understand the thing properly. Okay, clear? So voice modulation will makes the chapter or makes the concept more understanding. So इसीलिए B इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन इज यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन और poor student or a restrictive audience, या फिर none of this. So closed circuit television is useful. See, closed circuit television means it will be used in a confined area, in a small restricted area, and that's why closed circuit television is useful only for restricted audience. Restricted मतलब बहुत कम लोग वहाँ पे रहेंगे, एक ही पर्टिकुलर प्लेस में, जो रेस्ट्रिक्टेड कम नंबर ऑफ जो ऑडियंस है उनके लिए CCT का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन का, तो रेस्ट्रिक्टेड ऑडियंस के लिए होगा। नेक्स्ट, द क्वेश्चन, डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन। देखो, डिस्कशन मेथड इज नॉट नीडेड। Discussion method is not needed if the topic is easy. If the topic is easy, you can simply use the lecture method. अगर topic easy है तो आप lecture method इस्तेमाल कर सकते हो। If the topic is very difficult, then you cannot use discussion method because discussion method से difficult topic समझ नहीं पाएंगे। What will be the best method or what is the best method in fact? कौन सा सबसे बेहतर मेथड है टीचिंग मेथड में से? ठीक है, तो मॉडर्न टीचिंग मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मतलब जहाँ पे आप चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करोगे, आप स्मार्ट बोर्ड पे दिखाओगे, बाहर ले जाके दिखाओगे, यू विल शो द थिंग्स, यू विल शो एग्जाम्पल्स, यू विल डेमोन्स्ट्रेट वेरियस थिंग्स। प्रैक्टिकल जिसको हम बोलते हैं, प्रैक्टिकल हो गया, एक्सकर्सन हो गया, फील्ड ट्रिप्स हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन इज़ द बेस्ट मेथड, और वेरी डिफिकल्ट टॉपिक में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स वाई डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन द टॉपिक इज डिफिकल्ट। And there is another question, which of the following is meant by information collection? Information, see, you cannot collect information by planning. मतलब प्लान से, किसी का प्लान से, कोई प्लान कर रहा है, सपोज आई एम प्लानिंग समथिंग, सो मेरा प्लानिंग से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मैं प्लानिंग चेंज कर सकता हूँ, आई कैन चेंज माई प्लान कुछ और भी कर सकता हूँ। ठीक है, प्लानिंग, अभी प्लानिंग तो कर लिया है, वहाँ पे आई हैव नॉट एग्जीक्यूट दैट, और आई हैव नॉट मेड द प्रॉपर शेड्यूल और प्रॉपर समथिंग दैट्स यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। तो सिर्फ सिंपल प्लान से इन्फॉर्मेशन हमको अच्छे से नहीं मिल सकता। स्कोप तो कभी आंसर नहीं होगा। स्कोप मतलब क्या, इसका स्कोप है, एक काम करते तो क्या उसका स्कोप रहता है, तो उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। रिपोर्ट से हमको
कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर सकते। रिपोर्ट तो वो ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कंपाइल करके रिजल्ट मतलब जो दिखाने वाला ऑलरेडी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड होके वो रिपोर्ट शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का शेड्यूल आपको मिल जाता है, इफ़ यू आर गेटिंग सम शेड्यूल ऑफ एनी वन, देन यू कैन गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग पूछते हो सर प्लीज़ गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और प्लीज़ गिव द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्लास, तो हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन किस तरह से देंगे? हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे शेड्यूल की तरह शेड्यूल देंगे कि मंडे ट्यूसडे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है, तो हम आपको प्रॉपर शेड्यूल देंगे, ये सुन लो। तो बाय द शेड्यूल यू विल गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए शेड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए बैकवर्ड चाइल्ड इज ए स्लो लर्नर। ओके, ए बैकवर्ड चाइल्ड इज ए स्लो लर्नर, ही डज नॉट रेस्पॉन्ड सेटिस्फैक्टरीली टू द ऑर्डिनरी स्कूल करिकुलम एंड टू यूजुअल मेथड। ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है? स्लो लर्नर होता है, ठीक है, क्लियर। एंड ऑर्डिनरी स्कूल करिकुलम में वो सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स नहीं करता, क्लियर। ओके, यूजुअल मेथड में वो सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स नहीं करता। सो द कॉजेस ऑफ द फिनोमेना इज व्हाट? Why he is doing this kind of things? Why a slow learner or a backward child is not understanding properly or not giving satisfactory response? Answer will be emotional disturbance. Yes, emotional disturbance may be hindering his power of knowledge acquisition. Emotional disturbance, घर में कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से या फिर उसका माइंड में कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो आप जो बोल रहे हो, टीचर जो बोल रहे हो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उसका फिजिकल डिफेक्ट्स या फिर कोई डिजीज हो सकता है, जैसे कि वो सुनने का बीमारी हो, ठीक है, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर समझने का मेंटल में कोई दिक्कत हो सकता है, फिजिकल डिफेक्ट कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, या फिर देख नहीं सकता अच्छे से, कुछ ना कुछ फिजिकल डिफेक्ट्स होने से भी बच्चा स्लो लर्नर बन जाता है या फिर अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता आप जब पढ़ा रहे हो, या फिर उसका IQ कम होता है, पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और लो इंटेलिजेंस कोशिएंट IQ। ओके, सो उसका अगर समझने का शक्ति ही कम है, IQ ही कम है, तो then also he cannot understand what you are saying properly. So emotional disturbance, physical defects or disease, poor intellectual ability and low intelligence, all of these are different causes for unsatisfactory response of a backward child or slow learner. Okay, next question number 100. The test on the basis of which a teacher takes decision about the student is known as performance test. This is known as performance test. Okay, टीचर जिस टेस्ट से बच्चों के डिसीजन लेते हैं, ठीक है, बच्चों का जो मतलब क्या मतलब उनका जो परफॉर्मेंस का डिसीजन लेते हैं वो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। यस और नो? द टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ए टीचर टेक्स डिसीजन अबाउट द स्टूडेंट्स। तो उनके परफॉर्मेंस देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरह से आगे काम देना है उनको, ठीक है। एक और वीडियो मैंने आपको पहले दिया था जहाँ पे मैंने अचीवमेंट टेस्ट के बारे में आपको बताया था। अचीवमेंट टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था? अचीवमेंट टेस्ट इज ए टेस्ट इन विच वी कैन टेस्ट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वी कैन यूज अचीवमेंट टेस्ट, एंड टू टेक डिसीजन वी कैन यूज परफॉर्मेंस टेस्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ योर स्टूडेंट इज टू पुअर टू बाय ए बुक। ओके, बाकी जो टेस्ट का जो ये है मीनिंग है वो तो आपको हमारे क्लास का जो वीडियो है वहाँ पे मिल जाएगा, लाइव क्लास, या फिर जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगा कि रिवीजन टेस्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल टेस्ट क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेस्ट क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ योर स्टूडेंट इज टू पुअर टू बाय योर बुक। एक बच्चा है कि जो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो आप क्या करोगे? हाउ विल यू हेल्प हिम या फिर हर? आप उसको किस तरह से हेल्प करोगे? अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पुअर है, आपका किताब खरीदने मतलब जो किताब आप सजेस्ट करते हो वो खरीद नहीं सकता, तो आप क्या बोलोगे? यू कैन गो टू दिस लाइब्रेरी एंड कलेक्ट द बुक, यू विल प्रोवाइड द बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, यू विल परचेज द बुक। मतलब टीचर तो खुद से परचेज नहीं करके नहीं दे सकते, ठीक है। यू विल कलेक्ट ए फंड फ्रॉम अदर फॉर दिस पर्पस। ये भी उतना ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि आप स्कूल के टीचर हो, ठीक है, स्कूल के टीचर हो, तो ये सब का कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। कुछ और में मतलब होता तो वो अलग चीज़ है, लेकिन स्कूल के टीचर हो आप, तो आप क्या करोगे? खुद से परचेज करोगे क्या? नहीं, खुद से बुक परचेज करके यहाँ पे देना जो है सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फंड कलेक्शन करना नहीं है, किसी एक बच्चे को किताब देने के लिए फंड कलेक्शन करने का भी जरूरत नहीं है। सबसे बेहतर चीज़ जो है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर द बेस्ट मेथड और बेस्ट थिंग इज हियर दैट यू कैन
और यू विल प्रोवाइड द बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, जो किताब का ज़रूरत है लाइब्रेरी से वो बच्चे को प्रोवाइड करोगे, ताकि जो है बच्चे जो है रेस्पॉन्सिबल बने। ठीक है, बच्चा जो है रेस्पॉन्सिबल बनेगा कि लाइब्रेरी का किताब सही से रखेगा और फिर लाइब्रेरी को सही से वो लौटाएगा, रेस्पॉन्सिबल बनेगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन बोला यू विल रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक ए पॉलिसी फॉर हेल्पिंग सच स्टूडेंट्स, उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों का तभी बढ़ता है जब बच्चे एक रेस्पॉन्सिबल वे में काम करेंगे। लाइब्रेरी का किताब लेके कुछ वो मतलब इसका गलत इस्तेमाल या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे कि मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल यूजिंग द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, ओके, बिकॉज उनको फिर रिटर्न करना पड़ता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए टीचर हैड टू एस्टैब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी इन इवैल्यूएटिंग आंसर शीट ही मस्ट बी, अगर क्रेडिबिलिटी दिखाना है आंसर शीट में तो उनको क्या होना चाहिए? ओके, क्लियर। If a teacher had to establish his credibility, if suppose you want to, as a teacher, you want to establish your credibility in evaluating answer sheet, what you do, he must be strict। नहीं, strict होने से credibility का कोई लेना देना नहीं है, lenient होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, prompt होने से भी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव, आप किस चीज़ के ऊपर टेस्ट ले रहे हो, पर्टिकुलर वो टेस्ट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं, that is the most important thing। if you want to test something, particular objective may be there, okay, particular objective must be there while evaluating the answer sheets, okay, that's the most important thing। you must be objective while testing the students, okay। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप बच्चों को पर्टिकुलर किस चीज़ के ऊपर टेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you support the 5 stage method of Herbert? हार्वर्ड का 5 स्टेज मेथड को आप क्यों सपोर्ट करते हो? देखो, दिस इज नॉट नीडेड, दिस क्वेश्चन इज नॉट नीडेड फॉर इंटीग्रेटेड एज वेल एज 2 ईयर बीएड स्टूडेंट। दिस मेथड विल बी यूजफुल फॉर एमएड एस्पिरेंट्स, ये जो है एमएड एस्पिरेंट के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, बाकी इंटीग्रेटेड और 2 ईयर बीएड के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑल ऑफ दिस होता है, ये एमएड वाला क्लास में मैं समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? टीचर इज एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट, टीचर्स आर बॉर्न, टीचर्स कैन बी ट्रेंड, या फिर ऑल ऑफ दिस, विच इज नॉट ट्रू। ओके, सो सी, टीचिंग इज एन आर्ट, यस, टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग के बियॉन्ड क्या होता है, मतलब सॉरी, टीचिंग एक साइंस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे साइंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर करेक्ट वे में बोलोगे तो टीचिंग इज एन आर्ट, इसमें स्किल का जरूरत होता है। ठीक है, टीचिंग इज आर्ट इज मोस्ट मोर करेक्ट दैन टेलिंग टीचिंग इज साइंस। ओके, मतलब वहाँ पे साइंस इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप पढ़ाते अच्छे हो तो आप अच्छे टीचर बन सकोगे, अगर आपके अंदर स्किल ऑफ टीचिंग अच्छा है, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है तो। सो टीचिंग इज एन आर्ट, ये सही है। ओके, टीचर्स आर बॉर्न, ऐसा नहीं होता, मतलब टीचर जो पैदा होने के बाद से टीचर होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होना चाहिए, टीचिंग इज एन आर्ट यहाँ पे होगा। टीचर्स कैन बी ट्रेंड, यस, टीचर को ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, ये ए और सी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए। टीचर्स आर नॉट बॉर्न एक्चुअली, मतलब पैदा होने से एक कोई टीचर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और सी होना चाहिए। डी में जो ऑल ऑफ द अबव लिखा है वो ए एंड सी होना चाहिए। टीचिंग इज एन आर्ट एंड टीचर्स कैन बी ट्रेंड, ए और सी होना चाहिए डी की जगह। ठीक है, तो ये सही आपका डाउट है। उसके बाद, माइक्रो इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर्स बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग। सी, micro teaching, you know what is micro teaching? Micro teaching is a method of teaching or stage of teaching in which you teach your fellow student teacher। मतलब आप बीएड ट्रेनिंग के टाइम में, मतलब इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हो, आप 2 ईयर बीएड कर रहे हो, बीएड के टाइम में आपको एक स्टेज होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने फेलो टीचर को पढ़ाते हो। मतलब सी, व्हेन यू एंटर द RIE और एनी बीएड कॉलेज, यू आर कॉल्ड एज स्टूडेंट टीचर, आपको स्टूडेंट टीचर बोला जाता है। तो स्टूडेंट टीचर जब दूसरे स्टूडेंट टीचर को पढ़ाते हैं एज ए स्टूडेंट, मतलब आप रियल क्लासरूम में जाके पढ़ाने से पहले, रियल क्लासरूम टीचिंग इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप। ओके, टीचर ट्रेनिंग का एक फेज होता है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है रियल क्लासरूम में जाके। तो वहाँ जाने से पहले यू आर सपोज टू टीच योर फेलो एस्पिरेंट्स, नॉट एस्पिरेंट, योर फेलो स्टूडेंट टीचर। तो आपके जो फेलो स्टूडेंट टीचर होते हैं, दे सीड एज स्टूडेंट्स। ओके, और आपके सुपरवाइजर टीचर रहते हैं आपके आगे, और आप अपने दोस्तों को, यू टीच योर फ्रेंड्स लाइक स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। एंड इन दैट फेज ऑफ टीचिंग योर डिफरेंट स्किल्स आर टेस्टेड।
Okay, you practice different skills like skill of questioning, skill of introduction, skill of reinforcement, skill of voice modulation. 7 types of skills are there. Okay, so micro teaching is most effective for the student teacher during practice teaching. प्रैक्टिस टीचिंग कर रहे हो, इंटेंसिव मतलब रियल टीचिंग है, उससे पहले आप क्या कर रहे हो, माइक्रो टीचिंग मतलब प्रैक्टिस टीचिंग. तो ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग जो होता है माइक्रो टीचिंग मोस्ट इफेक्टिव होता है. सो दिस इज ए गुड क्वेश्चन बिकॉज बुक में इसका आंसर गलत सी लिख दिया गया है, तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा. 199 का आंसर होगा बी. द आंसर ऑफ 199 शुड बी बी. माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ. रेडियो का इस्तेमाल आप कर रहे हो. ओके, यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन ऑफ रिप्लेसिंग टीचर इन द लॉन्ग रन. Everybody having access to a radio set, enriching curriculum based instruction and other means of instruction getting outdated. Okay, so use of radio for higher education is based on the presumption that आप रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हो, सबके पास रेडियो नहीं होता. ओके, ऑब्वियसली. एंड करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन का भी यहाँ पे कोई एनरिचमेंट नहीं होगा रेडियो यूज़ करने से, या फिर अदर मीन्स इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आउटडेटेड वो भी नहीं देना है. हियर रिप्लेसिंग टीचर इन द लॉन्ग रन मीन्स व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ टीचर यू कैन यूज दिस रेडियो टू कम्युनिकेट द स्टूडेंट्स. ये सुन नो, रिप्लेस टीचर इन लॉन्ग रन, ऐसा रिप्लेस तो करना नहीं है, बट हियर द आंसर विल बी दैट प्रिजम्पशन will be that replacing teacher in the long run, if there will be a lack of teacher in a particular area, you can use radio communication technique or जो video conferencing for teaching the students in different areas. rural area हो गया, different areas. Okay, without the real presence of teacher you can communicate with the students. Okay, so if that kind of situation happens, radio communication technique will be used. So here answer will be replacing teacher in long run, but exact meaning उस तरह का नहीं, मतलब objective ऐसा नहीं है, presumptions है. ठीक है, presumption. Okay, next question. Which of the following each are the example of qualitative variable? इनमें से कौन सा qualitative variable का example है? Okay, qualitative variable. So here sex is qualitative variable. Okay, religion and caste is also qualitative variable. Quality means you belong to which category, yes or no, male, female, transgender, whatever. You belong to which religion, which caste, or which society. Different things are there. These are qualitative variable. These are called qualitative variable. Quantitative variable refers to number, population, okay, number of people living in a particular area. Okay, that is quantitative variable. When number is involved, that is called quantitative variable, and other things are called qualitative variables. Okay, ये भी इतना ज़्यादा important question नहीं है. Next question देखते हैं. Which of the following methods of communication would be most effective in classroom? क्लासरूम में most effective communication method क्या होगा? Most effective lecture method नहीं होगा. प्रेजेंटिंग विथ रिटन नोट्स ये भी नहीं होगा. प्रेजेंटिंग रिटन मैटर विथ लेक्चर्स ये भी नहीं होगा. लेक्चर जहाँ पे है वो तो नहीं होगा. मल्टीमीडिया मेथड मीन्स इट इज़ ए डेमोन्स्ट्रेशन काइंड ऑफ मेथड. इट इज़ ऑडियो विजुअल मेथड विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन. मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करना, ये सबसे जो है अपडेटेड आप बोल सकते हो. ठीक है, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम. नाउ टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग. टीम टीचिंग देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे है. कोऑपरेशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, हाईलाइटिंग द गैप इन ईच अदर्स टीचिंग, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर. सो टीम टीचिंग में क्या होता है, कोऑपरेशन तो है लेकिन इट हैज़ पोटेंशियल टू डेवलप द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग of each other. Means in team teaching you will supplement the teaching. Suppose at a class in a class, okay, inside a classroom suppose 2-3 teachers are there. ओके, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के टीचिंग को सप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, एक दूसरे का नॉलेज को क्या करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे. क्लियर. सो द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग ऑफ टीचिंग ऑफ ईच अदर विल बी देयर इन टीम टीचिंग. इसीलिए हर एक जगह पे आप देख सकते हो कि टीम रहते हैं, टीचर्स के टीम रहते हैं. ठीक है, किसी से कुछ गलती या फिर कोई कम जानते हैं या फिर कुछ आधा अधूरा पढ़ाते हैं तो एक और टीचर आके आपको वो बाकी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. टीम टीचिंग में ये फ़ायदा होता है. ठीक है, क्लियर.
जैसे ग्रुप डिस्कशन में पर्टिकुलर कोई वीक है और कोई स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग वीक को हेल्प करता है, वैसे टीम टीचिंग में भी आप सेम काइंड ऑफ प्रिंसिपल समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और कुछ यहाँ पे डाउट है? एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, सपोज यू आर एन एम्बिशियस टीचर, यू हैव हाई आइडियल्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग बट योर हार्ड लेबर गोज इन वैन, द रीज़न अंडरलाइंग दिस प्रॉब्लम मे बी। तो ये डाउट है बैसाखी का, ये डाउट है। तो वो इनके क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप एक एम्बिशियस टीचर हो, हाई आइडियल है क्लासरूम टीचिंग में, लेबर भी बहुत ज़्यादा करते हो, बट कोई समझ नहीं पाता है। तो इसका पीछे का रीज़न क्या है? योर टीचिंग लेवल इज अबव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, दिस मे बी रीज़न। Individual difference among the students make your effort futile. You are not considering the individual difference, that both of these will be the reasons behind your unsuccess. आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे बिकॉज आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों के लेवल से ऊपर है, बियॉन्ड देयर लेवल, एंड आप बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को केयर नहीं करोगे तो आप जो है सक्सेस नहीं हो पाओगे, सक्सेसफुल टीचर नहीं बन पाओगे। तो इतने डाउट्स थे, हमने सारे डाउट्स को डिस्कस किया, बुक के अंदर से बुक और बुक का बाहर से भी अगर कुछ डाउट है तो हम सारे डाउट को डिस्कस किए। ऐसे आपका जो भी और डाउट है आप पूछ सकते हो और मैं ऐसे आपको रिकॉर्डेड वीडियो में समझा दूंगा, और लाइव क्लास जैसे चलते हैं लाइव क्लास में भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।